Good morning student. Welcome to DSS online classes. Today we are going to start our rest topic of atomic radius. Now today we discuss our third type of atomic radius, that is metallic radius. मेटेलिक रेडियस। तो बच्चों ध्यान दो, अगर हम मेटल के रेडियस की अगर हम बात करें, जैसे मान लो हमारे पास जो भी मेटल्स होते हैं, ध्यान देना, हमारे पास अगर Fe2+ है या Fe3+ है या कोई भी मेटल है, तो क्या होते हैं, ऐसे पैक्ड होते हैं। और जो ये मेटल होता है वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को लूज करता है। ध्यान देना, मेटल जो होते हैं वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को इजीली लूज कर देते हैं। और जब इलेक्ट्रॉन को इजीली लूज करते हैं तो बच्चों ध्यान देना, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से मूव करते हुए यहाँ भी आता है, यहाँ से मूव करते हुए यहाँ भी आता है। मतलब अगर हम ऐसे देखें कि अगर ये हमारे पास मेटल है, ठीक है ना, मेटल के एटम है अगर हमारा, तो क्या होगा, ये अगर इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है तो ये इलेक्ट्रॉन मूव करते हुए यहाँ भी आएंगे, ठीक है ना। और ध्यान देना, ये इलेक्ट्रॉन मूव करके यहाँ भी आएंगे। अब ध्यान देना, अगर ये इलेक्ट्रॉन को मूव कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन यहाँ मूव कर रहा है, तो ये क्या करेगा, ध्यान देना, इसके भी न्यूक्लियस को अट्रैक्ट किए रहेगा, इसके भी न्यूक्लियस को अट्रैक्ट किए रहेगा, इसके भी न्यूक्लियस को अट्रैक्ट किए रहेगा और इसके भी न्यूक्लियस को अट्रैक्ट किए रहेगा। मतलब कि एक जो इलेक्ट्रॉन है वो 4 मेटल के एटम के न्यूक्लियस के साथ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में रहेगा, ठीक है ना। अब ध्यान देना, जैसे एक्चुअल में ऐसे होता है ना, जैसे ग्लू को गिरा दो इस चीज पे और वो ऐसे फैलता जाता है और सबको चिपकाया रहता है, वो ऐसे ही क्या होता है, मेटल एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है, ठीक है ना। जो आप आगे इलेक्ट्रॉन सीक मॉडल में पढ़ेंगे, उसको हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ते हैं। यहाँ पे ध्यान दो, अब अगर हम ध्यान देना, अगर हम एक मेटल के अंदर हमारे ध्यान देना मेटल के एटम ऐसे अरेंज हैं, तो ये जो नाइबरिंग, ध्यान देना, ये जो एक दूसरे के पास नाइबरिंग जो आपका एडजेसेंट मेटल एटम होता है, उसके न्यूक्लियस के जो बीच का डिस्टेंस है, ध्यान देना, जो बीच का डिस्टेंस है उसके हाफ को, ध्यान देना, अगर ये डिस्टेंस अब मेटल है, अगर 2 मेटल है तो यहाँ पे ध्यान देना 2 मेटल के एटम है, तो इसके जो ध्यान देना जो हाफ ऑफ डिस्टेंस है उसी को क्या कहेंगे, इसका मेटेलिक रेडियस बोलते हैं, ठीक है ना। इसको हम क्या बोलेंगे, इसका मेटेलिक रेडियस बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे अगर बात आ जाए, ध्यान देना, अगर यहाँ पे अगर बात ये करें कि आप ये बताओ कि हमारे पास कोवेलेंट रेडियस है, हमारे पास मेटेलिक रेडियस हो गया, और हमारे पास एक है, अभी हम लोग वंडर वाल रेडियस पढ़ा था, ठीक है ना। तो इसमें किसका रेडियस बड़ा होगा और किसका रेडियस छोटा होगा, तो हम क्या बोलते हैं, ध्यान देना, हम यहाँ पे बोलते हैं कि जो हमारा कोवेलेंट रेडियस होता है उसमें ओवरलैप नहीं रहता है, तो उसका रेडियस क्या होगा, सबसे छोटा होगा, ठीक है ना। उसके बाद से वंडर वाल में क्या होता है ना, वंडर वाल में तो बहुत पास, बहुत एक दूसरे के मतलब क्लोज भी बहुत ज्यादा नहीं आते हैं, थोड़े डिस्टेंस पे रहते हैं, उसकी क्या होगा, वो आ जाएगा आपका 3rd नंबर पे। और मेटेलिक एटलीस्ट क्या है, एक दूसरे से सटे हुए हैं, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा सबसे जो आपका बड़ा साइज होगा वो होगा आपका वंडर वाल रेडियस, फिर उसके बाद से आपका होगा मेटेलिक रेडियस, और उसके बाद से आपका होगा कोवेलेंट रेडियस। तो ये ट्रेंड आपका हो जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट बात करें, ध्यान देना बच्चों, इसके बाद अगर हम नेक्स्ट बात करें, हमारा नेक्स्ट टाइप ऑफ रेडियस वो होता है आयनिक रेडियस। तो बच्चों ध्यान देना, अगर आयनिक रेडियस की हम बात करें तो नेक्स्ट टाइप का हमारा जो एटॉमिक रेडियस है वो हमारा, ध्यान देना, यहाँ पे हमारा आयनिक रेडियस है, ठीक है ना। तो आयनिक रेडियस को हम डिफाइन करते हैं, उसके पहले आयंस को समझ लेते हैं। देन व्हाट इज आयंस, तो आप करते हैं चार्ज
ठीक है ना। और ये चार्ज आता कैसे, तो आपको अच्छे से मालूम है कि हमारा जो एटम न्यूट्रल अगर है और न्यूट्रल एटम में नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, इस वजह से उसकी इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन रहती है। लेकिन जैसे ही वो एक इलेक्ट्रॉन को अगर गेन करता है, तो अगर कोई भी न्यूट्रल एटम एक इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, इसका मतलब है कि एक यूनिट निगेटिव चार्ज को गेन कर रहा है, उसमें क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। वैसे ही अगर कोई न्यूट्रल एटम जो है वो इलेक्ट्रॉन को लूज अगर करता है, मतलब कि एक यूनिट नेगेटिव चार्ज लूज कर दिया, अब चूंकि नेगेटिव और पॉजिटिव इक्वल थे, अब एक नेगेटिव चार्ज अगर निकल जाता है तो उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन एक क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, और उसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। जैसे यहाँ पे समझो कि अगर हमारे पास कोई एटम है, मेटल है, और ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा तो क्या हो जाएगा, ये कैटायन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है ना। और अगर वही न्यूट्रल एटम एक इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज, और ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, एनायन में कन्वर्ट हो जाएगा बच्चों। तो ध्यान देना, अगर कोई इलेक्ट्रॉन को लूज करता है तब क्या होगा, तो ध्यान बच्चों कि अगर कोई भी एटम, न्यूट्रल एटम हमारा जो है, अगर इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, तो जैसे सपोज करो हमारे पास ये एटम है, न्यूक्लियस के अराउंड आप कैसे होते हैं मालूम है, ध्यान देना, अगर यहाँ पे सबसे आउटर मोस्ट में ये इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना, और यहाँ से इस इलेक्ट्रॉन को हम निकाल देते हैं, समझो इसके इनर सेल में भी क्या है, इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। ऐसे ऐसे सपोज करो हम सोडियम ले रहे हैं, एटॉमिक नंबर 11, यानी कि इसके न्यूक्लियस में कितने हैं, 11 प्रोटॉन, ठीक है। अब इसके न्यूक्लियस में अगर 11 प्रोटॉन है और 11 ही इलेक्ट्रॉन है, तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11। अगर मान लो इसमें 11 इलेक्ट्रॉन ध्यान देना, सोडियम के अंदर 11 प्रोटॉन प्लस 11 इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि अगर ये अपने एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता है, तो अगर ये अपने एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया तो अब क्या हुआ इसके पास, अब इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन हो गए और 11 प्रोटॉन हो गए। तो उस केस में क्या होगा बच्चों, तो ध्यान दो, उस केस में अब 11 प्रोटॉन जो है वो 10 इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेंगे, जिसकी वजह से जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है न्यूक्लियस का, वो इलेक्ट्रॉन्स पे क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और हमारा जो एटम है वो क्या हो जाएगा, श्रिंक कर जाएगा, मतलब उसकी साइज क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। तो बेसिकली हम कहेंगे, ध्यान देना, कैटायन की जो साइज होती है वो क्या होता है, स्मॉल होता है। ध्यान देना, कैटायन की जो साइज होगा क्या होगा, स्मॉल होगा। और जबकि ध्यान देना, एक बात समझो, और अगर हम एनायन की कैसे बात करें, यानी हमारे पास कोई न्यूट्रल एटम है, और न्यूट्रल एटम, ध्यान देना, न्यूट्रल एटम के वैलेंस से अगर ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन्स है, तो अगर यहाँ पे तुम एक इलेक्ट्रॉन को और ऐड करोगे, ध्यान देना, अगर यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन को आप और ऐड करते हैं, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में क्या होगा, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन बढ़ेगा, और इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन बढ़ने की वजह से उसके साइज में इंक्रीमेंट देखने को मिलता है। और आप ये पूछते हैं, ध्यान देना, कि जो एनायन होता है उसकी साइज क्या होती है, बड़ी एज कंपेयर टू आपके कैटायन, ठीक है ना। तो ये चीजें हमको ध्यान रखना है कि एनायन का साइज क्या होता है, लार्ज होता है एज कंपेयर टू कैटायन। तो अगर हम ट्रेंड की बात करें तो सबसे बड़ा साइज जो होता है वो एनायन का होता है, फिर आपका होता है न्यूट्रल एटम का, और सबसे छोटा जो होता है वो आपका होता है कैटायन, ठीक है ना। तो ये चीज है, इसके बेसिस पे आप क्वेश्चंस को करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें इसी में कि अगर हमारे पास एक एग्जांपल ले लो कि हमारे पास जैसे है Na प्लस Mg2 प्लस F माइनस, ठीक है ना, और O2 माइनस N3 माइनस। तो बच्चों ध्यान देना, यहाँ पे क्या है, सोडियम के पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 11, एक यूज कर लिया, इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन हो गए, यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन हो गए, यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन हो गए, और यहाँ भी 10 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि नाइट्रोजन का 7 होता है, 3 दे दिया है। अब ध्यान देना, इस तरह की स्पेसीज को क्या बोलते हैं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज। क्या बोलते हैं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज मींस दोज स्पेसीज which have same number of electron is called isoelectronic,
ठीक है ना। तो अगर ध्यान देना, अब इनका अगर हमको आयनिक रेडियस बताना है तो बहुत सिंपल सी बात ध्यान रखो, यहाँ पे हम क्या करते हैं, ध्यान देना, एटॉमिक नंबर, ध्यान देना, जो इसका आयनिक रेडियस होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है उसके एटॉमिक नंबर, किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है उसके एटॉमिक नंबर यानी Z के। तो देखो यहाँ पे क्या है, 11 12 9 8 7। तो सबसे ध्यान देना, एटॉमिक नंबर जिसका सबसे ज्यादा होगा उसका आयनिक रेडियस सबसे छोटा होगा। तो सबसे छोटा किसका होगा, Mg2+ का, फिर आपका होगा Na+ का, फिर आपका किसका होगा F- का, फिर किसका होगा O2- और फिर किसका होगा N3-, यानी N3- की साइज सबसे बड़ी होगी और Mg2+ की साइज सबसे छोटी होगी, ठीक है ना। तो इस तरह से ये हमारे रेडियस रहे, एटॉमिक रेडियस के बारे में हमने पढ़ा। इसके कुछ एक्सेप्शनल क्वेश्चंस हैं जिनको हम सेपरेट वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे और आपको बताएंगे कि कैसे इनका वेरिएशन होता है। वैसे वेरिएशन के बारे में आपको बताया जा चुका है कि अगर हम ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाते हैं तो चूंकि नए नए सेल ऐड होते हैं, ठीक है ना, और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज होता है, इस वजह से उसकी साइज बढ़ती है। और अगर पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो क्या होता है कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने की वजह से उनकी साइज डिक्रीज होती है। लेकिन उसमें कुछ एक्सेप्शन भी आते हैं जिनको हम सेपरेटली डिस्कस करेंगे। आइए आप इसके नेक्स्ट अपना एक और पॉइंट थोड़ा सा उसको डिस्कस कर लेते हैं, वो हमारा है आयोनाइजेशन एंथैल्पी। ध्यान देना, आयोनाइजेशन एंथैल्पी या इसको आयोनाइजेशन एनर्जी भी कहते हैं। तो अब बच्चों ध्यान देना कि हम करते क्या हैं, जैसे मान लो हमने कहा कि हमारा न्यूक्लियस है, इसके अराउंड क्या है, हमारे सेल है और इसमें एक इलेक्ट्रॉन है, यानी कि आपका है वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन। तो ध्यान देना, न्यूक्लियस और इसके बीच में क्या लगा हुआ है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा हुआ है। अब ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, आपको मालूम है, इसका फार्मूला होता है K×Q1 Q2/r², ठीक है ना। और ध्यान देना कि अगर हम इलेक्ट्रॉन को ऐड करते हैं या रिमूव करते हैं, वो कहाँ पे होता है, तो वैलेंस सेल में होता है, ठीक है ना। वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉनों के साथ ही हम करते हैं। तो यहाँ से अगर ध्यान देना, वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन को अगर हमें निकालना है तो हमें जाहिर सी बात है, जो यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन न्यूक्लियस लगा रहा है, अपनी तरफ खींच रहा है, इसके अगेंस्ट हमको क्या करना पड़ेगा, एनर्जी देनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम कर सकते हैं, इसका डेफिनेशन अगर हम लिखें तो हो जाएगा द अमाउंट ऑफ एनर्जी, ध्यान देना, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव अ इलेक्ट्रॉन from outermost cell of an isolated gaseous atom to infinite। ध्यान देना, यानी कि the minimum amount of energy required to remove an electron from outermost cell of an isolated gaseous atom to infinite is called its ionization enthalpy। साफ बात यह है कि वैलेंस सेल के अंतिम इलेक्ट्रॉन को निकालने में जो आप मिनिमम एनर्जी देते हैं, ठीक है ना, उसी को हम क्या बोलते हैं, उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं। और जब ये जो इनफाइनाइट की बात कर रहे हैं, ध्यान देना, यहाँ पे टर्म है आइसोलेटेड गैसियस एटम। तो आइसोलेटेड गैसियस एटम का मतलब होता है जब हम सिंगल एटम को कंसीडर करते हैं, क्या करते हैं, सिंगल एटम को कंसीडर करते हैं, ठीक है ना। यानी एक सिंगल एटम के सबसे लास्ट सेल के लास्ट इलेक्ट्रॉन को निकालने में जितनी हम मिनिमम एनर्जी देते हैं वो उसकी क्या कहलाती है, आयोनाइजेशन एनर्जी कहलाती है। और टू इनफाइनाइट की बात कर रहा है, ध्यान देना, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक है, बहुत छोटा होता है ना, तो उसके लिए 2 सेंटीमीटर ही क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। यानी इलेक्ट्रॉन यहाँ से 2 सेंटीमीटर अगर बाहर जाता है तो इनफाइनाइट को चला जाता है। और ट्रेंड की अगर हम बात करें तो अगर आप एटॉमिक रेडियस पढ़ चुके हैं तो इसके ट्रेंड को भी समझ सकते हैं। आप सीधे सीधे कहते हैं, ध्यान देना, जो आयोनाइजेशन एनर्जी है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, साइज, यानी एटॉमिक रेडियस के। ध्यान देना, साइज जितना बड़ा होगा आयोनाइजेशन एंथैल्पी उतनी ही कम होती है,
ठीक है ना। तो ये चीज रहा, उसको हम आसानी से वहां पे कोरिलेट कर लेंगे। तो अगर हम जनरल ट्रेंड की अगर बात करें तो जनरल हम सोचे तो हम कहते हैं कि डाउन द ग्रुप, ध्यान देना, डाउन द ग्रुप ये क्या होगा, ध्यान देना, आपका जो आयोनाइजेशन एनर्जी है ये भी क्या होगा, डिक्रीज करेगा, ठीक है ना। और along the period यानी लेफ्ट टू राइट जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी है वो क्या होगी, इंक्रीज करेगी। लेकिन कुछ एक्सेप्शन यहां भी आते हैं, जैसे अगर ये क्वेश्चन आता है कि अगर ये बताओ लेफ्ट टू राइट आयोनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू अगर बढ़ रही है तो ये बताइए आपका नाइट्रोजन है लेफ्ट साइड में और राइट साइड में है ऑक्सीजन, नाइट्रोजन की आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा होती है, ऑक्सीजन की कम होती है, वाई। यहाँ पे अगर आयोनाइजेशन एंथैल्पी की बात करें तो नाइट्रोजन की ज्यादा होती है, ऑक्सीजन की कम होती है। क्यों ऐसा होता है, इसके लिए जो रीजन है वो होता है, ध्यान देना, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, ठीक है ना, यानी कि हाफ फिल्ड एंड फुली फिल्ड क्या होते हैं, मोर स्टेबल, ठीक है। तो इसी वजह से क्या होता है, स्टेबल होता है, ये ज्यादा आयोनाइजेशन होती है और इसकी कम होती है, ठीक है ना। अब इसके बाद आपको एक टॉपिक मिलेगा जिसमें सब ट्रेंड की बात की जाएगी और इसके जो एक्सेप्शन है उसकी बात की जाएगी, ठीक है ना। तब तक इसको रिवाइज करिए, थैंक यू।